दोस्तों अगर हम टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम की बात करें स्पेसिफिकली, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कंडक्ट कराया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंडक्ट कराया जाता है। राइट। इसमें एक सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। ओके। और सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं हम क्वेश्चंस वाइज समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है। तो उसकी की कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं आगे। तो हम कवर करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके। एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स में हम पढ़ने वाले हैं एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर्स। ओके। रजिस्टर्स। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और सभी को हम समझने वाले हैं सभी की कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के हेल्प के द्वारा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 127। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर को हमें पता लग रहा है कि ये डेसिमल में है इस बेस के द्वारा। अगर हम नंबर को पहचानेंगे कैसे, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है उसके बेस के द्वारा। अगर 10 लिखा हुआ है तो वो डेसिमल में है, 2 लिखा हुआ है तो बाइनरी में है, 8 लिखा हुआ है तो ऑक्टल में है, और 16 लिखा हुआ है तो हेक्स में। तो ये मोस्ट कॉमनली नंबर सिस्टम की फॉर्म है। राइट। जिसमें हम नंबर कन्वर्सन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 127 और पूछा गया है डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसके दो मेथड्स हैं। एक बहुत इजी ट्रिक भी है इसको करने की, और एक एक मेथड है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से अगर हम देखें तो 127 को हमें करने के कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करें, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 1, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर एक रिमाइंडर आया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर एक रिमाइंडर, 2 सत्ता 14, फिर एक रिमाइंडर, फिर 2 से किया 3 बार एक रिमाइंडर, फिर 2 से किया एक बार एक रिमाइंडर, फिर हमें 2 से करना है जब तक कि हमारे पास क्वोशिएंट की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो इस बार तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो 0 हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास जो आंसर आया आप नीचे से लिखते हैं ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो या तो 8 बिट्स पे ऑपरेट करता है, या 16 बिट्स पे, या 32 बिट्स पे। इस 2 की जो पावर होती है उस फॉर्म में। ओके। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बना वो हमारे पास बना 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास क्या आंसर सही बैठा, सेकंड। ओके। दोस्तों आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक और मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी इजी मेथड है वो। और उस मेथड को आप बहुत कन्वीनियंटली उस मेथड के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं वो मेथड क्या है। तो उस मेथड में करना क्या है आपको, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और 2 की पावर में नंबर को लिखना है। और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, जैसे 1, 2 रेज़ टू पावर 0 1, 2 4 8 16 32 64 120। यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा प्रोसेसर जो है वो 8 बिट्स पे ऑपरेट कर रहा है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर जो लिखे हैं मैंने 2 की पावर की फॉर्म में लिखे हैं। 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है। ओके। दोस्तों अगर ये 127 की बात करूँ तो आपको करना है कि ये मान के चलना है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को, ये हमारे प्लेसेस हैं, इनमें हमें फिक्स करना है। तो 127 की बात करें, 120 प्लेस पे तो हम फिल कर ही नहीं सकते। तो जहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको आपको 1 लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे 127 में से 64 ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दिए। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, पहले 127 थे, आपने 64 प्लेस किए, तो आपके पास बचे 3 एंड 6, 63 ऑब्जेक्ट्स बचे। 63 ऑब्जेक्ट्स आपके पास बचे। आपने फिर अब आपको ये सोचना है आपको ये ऑब्जेक्ट्स रखने कहाँ पे।
तो आपको जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी आपको उसमें रखनी है, या तो वो उसके इक्वलेंट हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे आप 32 ऑब्जेक्ट्स को रखोगे। कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास बचे? 31। यहाँ पे आप 16 को रखोगे, आपके पास कितने बचे? 15। फिर आप 8 को रखोगे, आपके पास बचे 7। फिर आप 4 में रखोगे 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, फिर आपके पास बचे 3। फिर आप 2 ऑब्जेक्ट्स रखोगे, आपके पास बचा 1। फिर आप 1 ऑब्जेक्ट रखोगे। आपके सारे प्लेसेस फिल हो चुके हैं। 8 बिट्स में एक प्लेस बचा, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर बनेगा बी, 0। 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7। तो इसका आंसर हमारे पास अभी भी सेम है। अगर आप डिवीजन मेथड को अप्लाई कर लोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस मेथड से आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है 127, आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। और भी नंबर हो सकते हैं आपके पास। 329 हो सकता है, 1098 हो सकता है, 2058 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। आपके पास जो नंबर होगा, आपको क्या करना है, क्या है, वो नंबर ऑफ बिट्स आगे बढ़ानी है। जैसे आपको और 16 बिट्स में लेके चलना है, तो 128 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 256, 512, 1024, 2048, 4096 एंड सो ऑन। ये मतलब आगे बढ़ता जाएगा। आपको जितना भी चाहिए बड़ा नंबर, आप वो इक्विवेलेंट आप उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, आपको उसको रिस्पेक्टिव कोड में चेंज करना है। तो इस नंबर से हमें पता लग रहा है कि डेसिमल नंबर है, और हमारे पास कोड क्या दिया हुआ है? 6311। इस कोड का मतलब ये हुआ कि हर डिजिट को हम यहाँ से उठाएंगे और हर डिजिट को हम 4 बिट के कोड में चेंज करेंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरीके से हमें 5 ऑब्जेक्ट इस कोड में बैठाने हैं। मतलब हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, तो हम 6 में तो बॉक्स नहीं बैठा सकते 6 ऑब्जेक्ट्स। तो हमें 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ बैठाएंगे, 2 बचे, एक यहाँ बैठाएंगे और एक यहाँ। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 5 ऑब्जेक्ट। बाकी प्लेस 0। यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट को हमें बिठाना है, तो हम 6 के प्लेस पे 1 लिखेंगे। हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ बिठाए, बाकी प्लेस में 0। 7 अगर हमें बिठाने हैं तो एक 6 के प्लेस में, और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेस हैं, तो आप किसी भी प्लेस पे फिल कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शंस। तो आप जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपके पास फिट बैठेगा, आप वहाँ उस प्लेस पे 1 लिखोगे, क्योंकि 2 प्लेस हैं हमारे पास फिल करने के लिए, बाकी प्लेस 0। अगर आप कलेक्टिवली इसका आंसर देखें तो हमारे पास आंसर बनने वाला है या तो ए या फिर सी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दिए गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, आप इसको पॉज करके फिर से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले समझा कि किस तरीके से हमें डेसिमल को चेंज करना है बाइनरी। अभी हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमें चेंज करना है बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें अपोजिट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक डेसिमल से पहले वाला पार्ट और डेसिमल से बाद वाला पार्ट। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है 1101101, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम राइट हैंड साइड से एक एक बिट को उठाएंगे। हम राइट साइड से एक एक बिट को उठाएंगे और 2 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। मैं चलो लिख भी देता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5 और 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6। यहाँ से अगर रिजल्ट देखो तो ये हमारे पास 1, ये 0, ये 4, ये 8, ये 0, ये 16 दूनी 32 और ये 64। और अगर आप मैं इसको ऐड करूँ तो 4 2 6, 4 10 18 और 1 19, और यहाँ पे 6 और 3 9 और 1 10। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 109। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही बैठने वाला है, ये तो हमारे पास गलत हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है पॉइंट का। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको। तो अगर हम जो पॉइंट से बाद वाला पार्ट है, मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ 1011। यहाँ पे क्या करेंगे, आप पॉइंट के राइट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट यहाँ है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे पॉइंट से जहाँ पे पॉइंट है उसकी नियरेस्ट बिट से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करना है और 2 की डिक्रीजिंग पावर से आपको मल्टीप्लाई करनी है।
तो 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -1, 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -3 और 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -4। ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 0.5 और ये बैठेगा 1/8 मीन्स 0.125 और ये है 1/16। 1/16 की अगर हम बात करें तो 0.0625। अगर आप इनको ऐड करते हैं 0.5, 0.125 और 0.0625, 0.625, 4 बिट है तो 4 0 और यहाँ भी हमारे पास तो बचा 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, अच्छा 0.6875। तो पहले आंसर था 109, यहाँ से 6875। तो आंसर हमारे पास क्या सही बेटा। दोस्तों अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप उसको पॉज करके फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है, डेसिमल नंबर दिया हुआ, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बाइनरी नंबर है वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। एक तो इसकी ट्रू फॉर्म होगी, जो भी बाइनरी कन्वर्ट होके आता है, कोई भी नंबर है तो हम उसको एज ए अनसाइन नंबर कंसीडर करते हैं। अनसाइन का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर जिसपे कोई साइन ना हो। ओके, तो उस नंबर की ट्रू फॉर्म होती है। जैसे मैंने अभी कन्वर्ट किया डेसिमल को, उस सेम तरीके से ट्रू फॉर्म निकल कर आएगी। उसके बाद अगर कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमें किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। राइट, यहाँ पे जिस तरीके से ट्रू फॉर्म होगी वही उसका आंसर होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। क्यों होगा, उसका रीजन ये है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास पॉजिटिव है, इवन उसमें लिखा भी गया है कि आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, तब भी वो ट्रू ही फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, हमारे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता क्या है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो ड्रॉबैक्स मैं आपको आगे बताऊंगा फिर किसी वीडियो में कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों ऐसा है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्यों टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ट्रू फॉर्म की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो 128 पे तो आप लिखोगे ही नहीं क्योंकि वो तो हमारे पास 122 से ज़्यादा बैठ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। तो आपने 164 के पेज पे आप 1 पे फिल करोगे 64 ऑब्जेक्ट्स, 122 ऑब्जेक्ट्स आपको प्लेस करने हैं। आपने 64 ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, 8 और 5, आपके पास बचे 58 ऑब्जेक्ट्स। राइट, 8 4 12 और 5 6 5 11 और 1 12। ठीक है, आपको आपने 32 ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए, आपके पास कितने बचे, 6 और 26 ऑब्जेक्ट्स। आपने 16 प्लेस किए, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, 10। आपने 8 ऑब्जेक्ट प्लेस किए, आपके पास कितने बचे, 2। फिर आप 2 ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, जो खाली प्लेस बचा वहाँ आपको लिखना है 0। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी प्रोसेसर है वो नंबर ऑफ बिट्स पे ऑपरेट करता है, तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रोसेसर 8 बिट्स में ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बिट जो खाली बची है, खाली प्लेस, वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो इसका आंसर बनेगा 0 1 1 1 1 0 1 0। तो इसका आंसर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ए सही बैठेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट तो हम आगे देखेंगे, आगे सीखेंगे। बट आप ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कह रहा है तो जो उसकी ट्रू फॉर्म होगी, जो मैंने अभी आपको बताई ये इसकी ट्रू फॉर्म होती है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐड करना है, बट ये ऐड किस में करना है, हेक्स में करना है। अगर आपके पास नंबर सपोज एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है।
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और आपसे कहता है कि वो आपको ये ऐड करना है। ऐड करने का मतलब है कि ये जो हमारे पास दो नंबर है इनको आपको ऐड करना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो हेक्स के केस में हम 16 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव होने के लिए हमें कोई कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ए 3 F 7 B। तो अगर यहाँ आप देखें, हेक्स में होता क्या है कि जो हमारे 0 to 9 होते हैं डिजिट्स, और A to F होते हैं सिंबल, टोटल होते हैं हमारे पास 16। ए रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। ये रिप्रेजेंट करती हैं वैल्यूज। अब हमें ऐड करना है, तो F रिप्रेजेंट कर रहा है 15 और B रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 11। 15 और 11 को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना बचा? 26। आपको करना क्या है, 10 से डिवाइड करना है, तो सॉरी 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 16 बेस है। हमने डिवाइड किया, कितनी बार गया? 16 एकम 16, तो बचा 10। इस 10 को तो आपको लिखना है यहाँ। अब 10 को 10 तो लिख नहीं सकते, 10 तो लिख नहीं सकते एक्स में, तो आपको 10 किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को, तो आपको क्या लिखना है? ए। और क्वोशिएंट को लिखना है ऐसे कैरी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको ऐड करना है, तो बी है हमारे पास 11, 12 और 3 15। 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा, कोई कैरी नहीं है। यहाँ ए है 10 और 7 17। 17 हमारे पास अगर हम फिर से डिवाइड करें तो हमारे पास जाएगा 16 एकम 16, रिमाइंडर इज 1। तो हमें 1 यहाँ लिखना है और कैरी हमें यहाँ, और इस 1 को कैरी को एज इट इज यहाँ उतार देना है। तो हमारे पास आंसर बनेगा 1 1 F, ठीक है। अगर सपोज करो हम कोई एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर और दोनों को ऐड करते, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा आता, यहाँ पे तो हमारे पास यही आंसर है, वो हमारे पास कैसा होता? इग्नोर होता, वो ड्रॉप हो जाता। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं उसके बारे में जब आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, जैसा आ रहा है वही उसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऐड करना है। ये हमारा डिविडेंड है 1 1 0 का कोई इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 0 इनसिग्निफिकेंट क्यों है? किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर हम जीरो लगाते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हमें इसको डिवाइड करना है 1 1 0 0 1 से। तो यहाँ पे हम 5 डिजिट की देखें और यहाँ पे भी 5 डिजिट लगभग एक जैसे हैं, तो हम वन एक बार डिवाइड करेंगे 1 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नहीं बचा यहाँ से हम जीरो लिखेंगे, 0 बार डिवाइड करेंगे 0, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 बार डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 1 0 0। जैसे मैंने आपको बताया हमारा प्रोसेसर है तो 8 बिट्स में ऑपरेट करता है, 16 में या 32 में एंड सो। तो यहाँ पे अगर हम इसको 8 बिट्स में देखें तो हमारे पास आंसर बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 0। आप अगर ऑप्शन से चेक करें तो हमारे पास आंसर बैठने वाला है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कोड दिया हुआ एक नंबर है, द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फॉर द एक्सेस 3 कोड 843। ये एक्सेस 3 कोड है हमारे पास, राइट। उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा? तो जो होता क्या है दोस्तों, जो हमारे पास एक्सेल 3 कोड होता है वो 3 आगे चलता है, 3 नंबर 3 वैल्यूज आगे चलता है। हमें क्या बताना है, इस एक्सेस कोड दिया हुआ है, इसका डेसिमल फॉर्म बताना है। तो इसके डेसिमल फॉर्म आपको 3 पहले चलनी है, 3 वैल्यू मतलब 3 आपको माइनस करना है, तो आपके पास आंसर बनेगा 843। तो इसका आंसर होगा 843। अगर हमारे पास पूछा जाता 715, इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा? ये हमारा डेसिमल में है, तो आपसे पूछे एक्सेस 3 कोड क्या होगा, तो एक्सेस 3 कोड होगा इसका
718। आपको करने के 3 वैल्यू आगे जाना है। सर ये एक्सेस 3 में, ये एक्सेस 3 के कोड की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम 3 वैल्यू आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो हमारे पास बहुत सारे बूलियन लॉज हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होगा? ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, यहाँ पर बी ए के साथ और बी बी के साथ। तो जब आप ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब ए इंटू ए बी इंटू बी एक सिंगल, ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर से, सिंगल टाइम हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, बाय द इन्वोल्यूशन। एक हमारे पास इन्वोल्यूशन लॉ है। इन्वोल्यूशन लॉ ये कहता है कि ए इंटू ए बराबर होता है ए, या फिर बी इंटू बी बराबर होता है बी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है? इन्वोल्यूशन लॉ। ओके, एक चीज और यहाँ पे है समझने वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया है, ये इन्वोल्यूशन लॉ नहीं है, ये है हमारे पास आइडेम्पोटेंस लॉ। ओके, तो आइडेम्पोटेंस लॉ में क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेम्पोटेंस। आइडेम्पोटेंस, ओके, इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? एक्स बार टू बार विल बी इक्वल टू एक्स, या फिर ए बार टू होल बार विल बी इक्वल टू ए। ओके, मतलब डबल बार जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है और वही हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने, उसके बाद ये हमने आइडेम्पोटेंस के लॉ के द्वारा ए इंटू ए हमारे पास हो गया ए इंटू बी एज इट इज, बी इंटू ए अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो ए इंटू बी हो जाएगा और बी इंटू बी रह जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा वन प्लस बी, और यहाँ से हम बी कॉमन लेते हैं अंदर बचेगा ए प्लस वन। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ वन कहती है वन प्लस बी या वन प्लस ए इक्वल होता है वन के, या वन प्लस बी इक्वल होता है वन के। तो यहाँ पे ए इंटू वन ए बचा, और यहाँ पे ए प्लस वन, फिर ए हमारे पास क्या बचा, मैं लिख लेता हूँ ए इंटू वन। ठीक है, यहाँ पे भी बी इंटू वन। ए इंटू वन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, किसके द्वारा? ये हमारे पास बताता है आइडेंटिटी लॉ के द्वारा, और बी इंटू वन। ठीक है, तो हमारे पास आंसर बचा वन ए प्लस बी। दोस्तों मैं आपको कुछ लॉज बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। तो हमारे पास एक है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहती है? वन प्लस ए विल बी इक्वल्स टू वन, और वन एंड ए विल बी इक्वल्स टू, इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ वन। यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा ए। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ वन। एक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, जीरो प्लस ए विल बी इक्वल्स टू ए, जीरो एंड ए विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, हमारे पास आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ कहता है ए प्लस ए विल बी इक्वल्स टू ए, एंड ए विल बी इक्वल्स टू ए। एक है हमारे पास इन्वोल्यूशन लॉ, ए डैश या बार डबल बार विल बी इक्वल्स टू ए, डैश भी हो सकता है, होल डैश विल बी इक्वल्स टू ए, राइट। एक है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। एक है एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, राइट, ये प्लस पे भी अप्लाई करता है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड इंटू ए प्लस सी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी।
ये दोनों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये हमारे पास इन्वोल्यूशन लॉ है, राइट, ये आइडेम्पोटेंस लॉ है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और प्रॉपर्टीज ऑफ, और है एक और इम्पोर्टेंट डिमॉर्गन लॉ जो बहुत यूज होता है। डिमॉर्गन लॉ कहता है a इंटू बी टू होल बार विल बी इक्वल टू a बार प्लस b, और a एंड b टू होल बार विल बी इक्वल टू a बार प्लस a बार, यहाँ पे मैंने दोनों सेम लिख दिए, a प्लस b टू होल बार विल बी इक्वल टू a बार एंड b, राइट। ये हमारे पास डिमॉर्गन। तो आपको समझ में आया होगा, आप इनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ हम आगे आने वाली वीडियो में यूज करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे देखते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टूज वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, सेवंस कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट, फिफ्टींस कॉम्प्लीमेंट और सिक्सटींस कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट से इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स में। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत ही ईजी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें नाइन कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इवन अगर हमें टेंस भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, तो सबसे पहले हमें नाइन कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। नाइन कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है उतनी बार नंबर ऑफ नाइन्स लिखेंगे, और जो भी नंबर होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका आंसर आएगा 66। अगर इसका हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये था हमारे पास नाइन्स, अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो +1, इसका आंसर होता हमारे पास 67। अगर सपोज करो हमें निकालना होगा नाइन कॉम्प्लीमेंट 333 का, तो हम 3 टाइम्स 9 लिखेंगे और माइनस करेंगे, तो आंसर होगा 666। और अगर टेंस निकालना है तो +1 667। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टेंस कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। सबसे पहले हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, 15 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 माइनस 5 4, 8 9 माइनस 1 8, तो ये है हमारे पास नाइन्स। टेंस निकालने के लिए +1 5 8, तो आंसर है हमारे पास 85। दोस्तों टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें नाइन्स चाहिए। इस तरीके से टूस निकालने के लिए हमें वंस निकालना होगा, सिक्सटीन्स निकालने के लिए हमें फिफ्टीन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें 7 का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। दोस्तों आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने क्वेश्चंस के द्वारा बताए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही मैं 10-10 क्वेश्चंस करके क्वेश्चंस को समझाऊंगा, की कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी जितने भी की कॉन्सेप्ट होंगे उसको क्वेश्चंस के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।